जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आपसे बहुत बढ़िया होंगे। NISC एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाली जो सीरीज चल रही थी उसका यूनिट 3 का पार्ट 15 है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर इज प्राइमरली डिजाइंड टू यूटिलाइज विच टाइप ऑफ सोलर रेडिएशन। जो फ्लैट प्लेट होता है वो तो हर तरह का रेडिएशन लेगा, बोथ बीम और डिफ्यूजन। अब फ्लैट प्लेट है, कोई एक प्लेट रख दो नीचे फ्लैट, अब उस पर सूदा आ रहा हो वो उस पर भी सूदा वाला भी इस पर गिरेगा, टेढ़ा आ रहा वो भी गिरेगा, इंगे को नाचता हुआ आ रहा वो भी इस पर गिरेगा। ये तो सूदी रखी हुई है भाई, कोई भी आ जाओ। अनलाइक कॉन्सेंट्रेटिव वाले में सिर्फ डायरेक्ट वाला चाहिए। फ्लैट प्लेट कलेक्टर डू नॉट रिक्वायर ट्रैकिंग एंड कैन एब्जॉर्ब बोथ डायरेक्ट और स्कैटर रेडिएशन। इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ फ्लैट प्लेट कलेक्टर व्हाट डज द टर्म स्टैग्नेशन टेम्परेचर। स्टैग्नेशन टेम्परेचर मतलब कोई फ्लूइड फ्लो ही नहीं हो रही है उस पर। The maximum equilibrium temperature reached when no fluid is flowing. Useful heat gain is 0. Stagnation occurs when QU is equal to 0. ये जो useful heat gain है ये 0 है. All absorbed solar energy is entirely lost to the environmental through heat losses. Which of the following is primarily driving mechanism for heat loss from the absorber plate to transparent cover? तो प्राइमरली ड्राइविंग मैकेनिज्म कौन सा है हीट लॉस के लिए? तो वो है कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, जो फ्लैट प्लेट कलेक्टर के अंदर एब्जॉर्बर प्लेट टू ट्रांसपेरेंट कवर। अरे एक सेकेंड, प्राइमरी ड्राइविंग मैकेनिज्म हीट लॉस के लिए एब्जॉर्बर प्लेट में जो होता है ट्रांसपेरेंट कवर के वो कौन सा है? वो है भैया कन्वेक्शन या रेडिएशन एंड रेडिएशन। Heat is transferred across the air gap between the absorber and the glazing via natural convection and long wave thermal radiation. The useful heat gain QU of a flat plate collector is governed by a Wheeler-Bliss equation. In this equation, what does the collector heat removal factor FR represent? The ratio of actual heat transfer to maximum possible heat transfer if the entire plate were at fluid inlet temperature. क्या कह रहा है कि रेशियो ऑफ एक्चुअल हीट ट्रांसफ़र, जो एक्चुअली कितनी हीट ट्रांसफ़र हो रही है, टू द मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफ़र जो एंटायर प्लेट है वर फ्लूइड इनलेट टेम्परेचर। FR इज अ डायमेंशनलेस पैरामीटर दैट अकाउंट्स फॉर द टेम्परेचर ग्रेडियंट अक्रॉस द एब्जॉर्बर प्लेट एंड अलोंग द फ्लूइड ट्यूब्स फॉर लो टू मीडियम टेम्परेचर थर्मल एप्लीकेशन, टिपिकली 80 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। विच कलेक्टर इज द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड ऑपरेशनली वायबल? तो 80 से 100 डिग्री सेल्सियस के लिए तो भैया फ्लैट प्लेट कलेक्टर ही है अपना जो है ये लो टेम्परेचर के लिए। फ्लैट प्लेट कलेक्टर आर द स्टैंडर्ड फॉर लो ग्रेड थर्मल एप्लीकेशन लाइक डोमेस्टिक वाटर हीटिंग एंड स्पेस हीटिंग ड्यू टू देयर सिंप्लिसिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिविटी। What is the fundamental purpose of applying a selective coating? Selective coating का fundamental purpose क्या होता है? जैसे कि ब्लैक क्रोम टू द एब्जॉर्बर प्लेट, एब्जॉर्बिटिविटी बढ़ाना और एमिसिविटी घटाना, टू मैक्सिमाइज एब्जॉर्बिटिविटी एंड शॉर्ट वेव रेडिएशन, और जो मिनिमाइज एमिटेंस फॉर लॉन्ग वेव रेडिएशन। वाई इज लो आयरन ग्लास द प्रिफर्ड मटीरियल फॉर ट्रांसपेरेंट कवर ग्लेजिंग? जो ट्रांसपेरेंट कवर ग्लेजिंग है, ग्लेजिंग मतलब ट्रांसपेरेंट कवर चढ़ाना, उसे ग्लेजिंग कह रहे हैं, ठीक है। तो उसमें लो आयरन ग्लास जो है क्यों प्रेफर करा जाए करे? तो इट हैज़ हायर ट्रांसमिटेंस फॉर शॉर्टर वेव। ट्रांसमिटेंस मतलब इसके थ्रू ट्रांसमिट हो जाए करे शॉर्टर वेव सोलर रेडिएशन बाय रिड्यूसिंग एब्जॉर्प्शन विद इन द ग्लास इटसेल्फ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर द एब्जॉर्बर प्लेट ड्यू टू इट्स सुपीरियर थर्मल कंडक्टिविटी? तो वो है भाई कॉपर। इनमें से कौन सा फॉलोइंग मटेरियल मोस्ट कॉमनली यूज होता है एब्जॉर्बर प्लेट ड्यू टू इट्स सुपीरियर थर्मल कंडक्टिविटी के लिए? तो कॉपर इस्तेमाल होता है। मतलब थर्मल कंडक्टिविटी के इसमें कंडक्टर ही इस्तेमाल होंगे, कॉपर या एल्यूमिनियम, ये दो है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो करें। कॉपर की कंडक्टिविटी ठीक ठाक हो जाया करे, लेकिन कॉपर क्योंकि बहुत महंगा है तो कॉपर की जगह पर कहीं कहीं एल्यूमिनियम भी इस्तेमाल कर लें। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इंसुलेशन प्लेस्ड एट द बॉटम एंड साइड ऑफ द कलेक्टर केसिंग? जो कलेक्टर केस है उसके बॉटम पे और साइड पे जो इंसुलेशन है उसका फंक्शन क्या होएगा भैया? टू रिफ्लेक्ट ट्रांसमिटेड रेडिएशन बैक टू द एब्जॉर्बर। जो यहाँ से बाहर को ट्रांसमिटेड रेडिएशन जा रहा होगा
यहाँ से जा रहा होगा तो उसको बैक में एब्जॉर्बर के भीतर ही जो है उसे रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। इंसुलेशन जैसे कि ग्लास वूल हुआ या पॉलीयूरेथेन फॉर्म हुआ मिनिमाइज बैक एंड एज कंडक्टिव लॉसेस कीपिंग ओवरऑल हीट कोफिशिएंट लो। In a liquid flat plate collector, the tubes through which the heat transfer fluid flows are called। तो जो हीट ट्रांसफ़र फ्लूइड है वो जिस ट्यूब के थ्रू जो फ्लो हो रही है, मतलब हीट ट्रांसफ़र फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है जिस ट्यूब के थ्रू लिक्विड फ्लैट कलेक्टर में, वो क्या कहते हैं उन्हें? तो भैया उन्हें क्या कह रहा है? राइजर या ही हेडर। The fluid enter through the bottom header flows upward through parallel riser tube where it gains heat and exit through the top header। ठीक है, तो एग्जिट तो करती हैं टॉप हेडर से और फ्लोज अपवर्ड करती हैं पैरेलल राइजर ट्यूब से। अगर देखो द इंस्टेंटेनियस efficiency of a flat plate collector is plotted on a graph with efficiency eta on the y-axis and the parameter ti minus ta upon it on the x-axis। What does the y-intercept of this curve represent? तो ये भैया द मैक्सिमम ऑप्टिकल एफिशिएंसी FR, ऑप्टिकल एफिशिएंसी फॉर्मूला टाउ डॉट एल्फा, ये होती है ऑप्टिकल एफिशिएंसी। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस एफिशिएंसी की बात कर रहा था ये फ्लैट प्लेट कलेक्टर में, जो कि एक इज प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ विद द एफिशिएंसी ईटा। ईटा एफिशिएंसी क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, वाई एक्सिस पर तो जो है एफिशिएंसी होगी एंड द पैरामीटर टी आई माइनस टी अपॉन आई टी इज ऑन एक्स एक्सिस। ये तो वाई एक्सिस है, इस पर तो हो गया एफिशिएंसी, और यू जो है टी आई माइनस टी ए अपॉन आई टी यू एक्स एक्सिस पर हो गया। तो व्हाट डज वाई इंटरसेप्ट ऑफ दिस कर्व रिप्रेजेंट? तो वाई इंटरसेप्ट जो होगा वो ऑप्टिकल एफिशिएंसी बताएगा। ठीक है, व्हेन द इनलेट टेम्परेचर इक्वल्स द एम्बिएंट टेम्परेचर हीट लॉसेस आर थियोरेटिकली जीरो एंड एफिशिएंसी डिपेंड सोलली ऑन द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज एंड हीट रिमूवल फैक्टर। रेफरिंग टू द सेम एफिशिएंसी कर्व मेंशन्ड इन क्वेश्चन 11। अच्छा, व्हाट डज द स्लोप ऑफ द लाइन इंडिकेट? जो लाइन का जो स्लोप ऑफ द लाइन इंडिकेट होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? इट रिप्रेजेंट FRUL इंडिकेटिंग द रेट ऑफ हीट लॉस। रेट ऑफ हीट लॉस। एक स्टीपर मोर नेगेटिव स्लोप indicate a collector with a higher heat loss, higher UL, meaning its efficiency drops off rapidly as the fluid get hotter। मतलब कि जैसे फ्लूइड जो है ज़्यादा हॉट होगा उसका मतलब जो एफिशिएंसी है वो रैपिडली ड्रॉप कर जाएगी। एडिंग अ सेकेंड लेयर ऑफ ग्लास डबल ग्लेजिंग टू अ फ्लैट प्लेट कलेक्टर विल जनरली हैव व्हाट इफेक्ट ऑन इट्स परफॉर्मेंस पैरामीटर? तो इट डिक्रीज ऑप्टिकल एफिशिएंसी। जो ऑप्टिकल एफिशिएंसी होगी टाउ डॉट अल्फा वो तो डिक्रीज हो जाएगी, बट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कन्वेक्शन एंड रिलेटिवली हीट लॉस। लेकिन जो कन्वेक्टिव और रेडिएशन हीट लॉस होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे हायर ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर। अरे थम जा। वाइल अ सेकेंड पेन रिफ्लेक्ट्स एब्जॉर्ब अ बिट मोर इनकमिंग लाइट। जो दूसरी वाली लेयर है, पहली लेयर और दूसरी, ये जो दूसरी वाली लेयर है वो ज़्यादा जो है एब्जॉर्ब कर लेगी थोड़ा सा, तो लोअरिंग टाउ और अल्फ़ा लो हो जाएंगे। ठीक है, अल्फ़ा एब्जॉर्बिविटी जो है इट प्रोवाइड्स आ सुपीरियर थर्मल बैरियर इम्प्रूविंग नेट एफिशिएंसी व्हेन जनरेटिंग हॉटर फ्लूइड। ठीक है, अब देखो if the mass flow rate of the heat transfer fluid through the collector is increased। जो हीट ट्रांसफ़र फ्लूइड है जो कलेक्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है उसका मास फ्लो रेट इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। हाउ डज दिस अफेक्ट द कलेक्टर ऑपरेशन? तो उससे जो कलेक्टर का ऑपरेशन है वो कैसे अफेक्ट होएगा? तो ये कह रहा है द फ्लूइड आउटर टेम्परेचर विल डिक्रीज। जो फ्लूइड का आउटर टेम्परेचर है वो तो डिक्रीज हो जाएगा, बट ओवरऑल हीट कलेक्शन एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो मास फ्लो रेट बढ़ाने से आउटर टेम्परेचर तो डिक्रीज कर जाएगा लेकिन ओवरऑल हीट एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाएगी, हीट कलेक्शन एफिशिएंसी। एक हायर फ्लो रेट रिमूव्स हीट फास्टर। जो मतलब तेज़ी से फ्लो करवाएंगे तो हीट को जल्दी वो रिमूव कर देगा। कीपिंग द एवरेज अब्जॉर्बर प्लेट टेम्परेचर लोअर, ए कूलर प्लेट लॉसेस लेस हीट टू इन्वायरमेंट, thus increasing total energy efficiency even though the final fluid temperature is lower। ये कह रहा है कि इसका मतलब है मान लो ये कोई पाइप है, इसमें से हमने कोई फ्लूइड फ्लो करवाया, ठीक है, तेज़ी से करवा दिया अगर वो फ्लूइड फ्लो, तो उसकी जो हीट है
और इसकी हीट मतलब कि वो तो निकल गया ना, उसकी जो हीट है वो तो लॉस ही हो गई। एब्जॉर्ब भी कोई नहीं कर पाया तेज़ी से, तुम निकल जाओ। तुम कोई गर्म चीज़ है, ठीक है, उसे तेज़ी से छू के और तुरंत हटा लो, तो हाथ जलने का ही ना, आग होती है, आग में हाथ डालो तुरंत हटा लो तो वो जले ना। लेकिन वहीं 1-1.5 सेकेंड के लिए उसे रोक कर रखो तो क्या है, वो जल जाएगा, तो वो जल जाएगा। ठीक है, तो यही है, यही इसका मतलब है कि अगर तेज़ी से फ्लूइड पास करवा दोगे तो जो हीट है वो सारी की सारी लॉस हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर और ये टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा लॉस होगी। तो हम टेम्परेचर को ही कम रखें तो हीट लॉस कम होएगा। जब हीट लॉस कम होएगा तो ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ओवरऑल एफिशिएंसी तो बढ़ जाएगी, लेकिन जो फ्लूइड का टेम्परेचर होएगा वो तो लो हो जाएगा ना। तो विच इन्वायरमेंटल फैक्टर डज नॉट डायरेक्टली अपीयर इन द कैलकुलेशन ऑफ द कलेक्टर यूजफुल हीट गेन। तो कौन सा एनवायरमेंटल फैक्टर है जो कि नहीं है होता डायरेक्टली अपीयर कलेक्टर के यूजफुल हीट गेन के कैलकुलेशन में? तो वो है भैया रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यही नहीं होता। एम्बिएंट एयर टेम्परेचर टी ए होता है, इंसिडेंट सोलर इरेडियंस आई टी होता है, विंड स्पीड भी हो एक रहे, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ना होता। वाइल विंड स्पीड अफेक्ट्स द टॉप हीट लॉस कोफिशिएंट कन्वेक्शन of the glass, relative humidity has a negligible direct impact on thermodynamic energy balance of a closed flat plate system। जो फ्लैट प्लेट सिस्टम है क्लोज वाला, उस पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी का नेग्लिजिबल डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। When integrating flat plate solar thermal system into a large power or industrial system, मतलब जो फ्लैट प्लेट सोलर थर्मल सिस्टम है उसे हम बड़े लेवल पर पावर या इंडस्ट्रियल सिस्टम पे इंटीग्रेट कर रहे हैं। व्हाट इज द स्टैंडर्ड मेथड फॉर मिटिगेटिंग द इंटरमिटेंट नेचर ऑफ सोलर रेडिएशन? तो इंटरमिटेंट नेचर जो है सोलर रेडिएशन का, उसको मिटिगेट करने के लिए स्टैंडर्ड मेथड कौन सा है? तो यूजिंग सेंसिबल हीट स्टोरेज। सेंसिबल हीट स्टोरेज इंसुलेटेड हॉट वाटर टैंक। Sensible storage is required to store the thermal energy captured during peak sun hour for use during cloudy periods of and और नाइट टाइम। इसका इस्तेमाल जो है तब करेंगे जब बादल हों या रात के समय में, जब सूरज की रोशनी नहीं आती हो। ठीक है, ये सेंसिबल हीट स्टोरेज का इस्तेमाल तब करा जाता है थर्मल एनर्जी को स्टोर करने के लिए। इन थर्मोसाइफोन सोलर वाटर हीटिंग। थर्मोसाइफोन सोलर वाटर हीटिंग का मतलब नेचुरल तरीके से व्हाट ड्राइव्स द सर्कुलेशन ऑफ द फ्लूइड थ्रू द फ्लैट प्लेट कलेक्टर। तो भैया डेंसिटी डिफरेंस इन द फ्लूइड कॉज्ड बाय द टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, एज वाटर इन द कलेक्टर हीट्स अप इट बिकम्स लेस डेंस। जैसे ही मतलब कि हीट फ्लैट प्लेट का वाटर जो है वो हीट अप होगा तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी और वो ऊपर की तरफ भागेगा एंड इनटू द स्टोरेज टैंक। वाइल जो कूलर होगा वो नीचे की तरफ भागेगा क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, फ्लोज डाउन टू द इनटू द बॉटम ऑफ द कलेक्टर क्रिएटिंग अ कॉन्टिन्यूस लूप विदाउट मैकेनिकल पंप। फॉर एक्टिव सोलर हीटिंग सिस्टम रिक्वायरिंग अ पंप, व्हाट टाइप ऑफ कंट्रोल मैकेनिज्म टिपिकली यूज टू ऑप्टिमाइज द हीट कलेक्शन? तो एक्टिव सोलर हीटिंग सिस्टम है जो कि पंप की रिक्वायरमेंट पड़ रही है जिसे, तो वो कौन से टाइप का कंट्रोल मैकेनिज्म जो है वो टिपिकली यूज करेगा ऑप्टिमाइज हीट कलेक्टर को? तो वो है भैया डिफरेंशियल टेम्परेचर कंट्रोलर। एक पंप है इज एक्टिवेटेड बाई ए डिफरेंशियल कंट्रोलर ओनली व्हेन द टेम्परेचर एट द कलेक्टर आउटलेट इज सफिशिएंटली हायर देन द टेम्परेचर इन द स्टोरेज टैंक ensuring नेट पॉजिटिव हीट गेन। व्हेन फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स आर अरेंज्ड इन सीरीज, जब ये जो सीरीज में अरेंज है, व्हाट इज द प्राइमरी थर्मोडाइनमिक आउटकम? तो वो है भैया द फ्लूइड आउटलेट टेम्परेचर इज प्रोग्रेसिवली हायर बट ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द डाउनस्ट्रीम कलेक्ट्स डिक्रीजेज। मतलब कि जो आउटलेट टेम्परेचर है वो तो हायर हो जाएगा, ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ वो डिक्रीज हो जाएगी। इससे पहले जो है वो कंसेप्ट था कि जो फ्लूइड का टेम्परेचर है आउटर वो लोअर हो जाएगा, एफिशिएंसी जो है बढ़ जाएगी। ये उसका उल्टा है। फ्लैट प्लेट कलेक्टर जब सीरीज में अरेंज है, प्राइमरी थर्मोडायनेमिक आउटकम इन अ सीरीज अरे फ्लूइड एंटर्स द सेकेंड कलेक्टर ऑलरेडी हॉट बिकॉज एफिशिएंसी ड्रॉप एट टी आई से लेकर टी ए तक, है ना। इंक्रीज सब्सिक्वेंट कलेक्टर इन द सीरीज ऑपरेट एट लोअर एफिशिएंसी देन द फर्स्ट। एंटी फ्रीज सॉल्यूशन की बात करेंगे लाइक प्रोपेलिन ग्लाइकोल आर ऑफन यूज इंस्टेड ऑफ प्योर वाटर इन फ्लैट प्लेट कलेक्टर। व्हाट इज द प्राइमरी ऑपरेशन ट्रेड ऑफ यूजिंग दिस सॉल्यूशन? एंटी फ्रीज सॉल्यूशन को यूज करने का प्राइमरी ऑपरेशनल ट्रेड ऑफ क्या है भैया? वो है दे प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्रीजिंग बट हैव अ लोअर स्पेसिफिक हीट।
तो वो फ्रीजिंग के अगेंस्ट तो प्रोटेक्ट करे करें, हैव अ लोअर स्पेसिफिक हीट, उनकी जो स्पेसिफिक हीट है, हीट कैपेसिटी है वो भी कम हो करें, और हायर विस्कोसिटी देन प्योर वाटर, और प्योर वाटर से ज़्यादा विस्कोसिटी हो करें। ग्लाइकॉल मिक्सचर रिक्वायरिंग स्लाइटली मोर पंपिंग पावर एंड ट्रांसफ़र हीट स्लाइटली लेस एफिशिएंटली देन प्योर वाटर। जो ग्लाइकॉल मिक्सचर होता है ना, वो मोर पंपिंग पावर चाहिए उसे, और एंड हीट को ट्रांसफ़र करेगा लेस एफिशिएंटली। प्योर वाटर की तुलना में उसकी एफिशिएंसी जो है वो कम होएगी हीट को ट्रांसफ़र करने की, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो गाढ़ी चीज़ को तुम पंप से चलाने लग जाओ, एक मान लो यहाँ कोई तालाब है, इसमें पानी भर रहा, तो तुम पंप से चलाओगे नॉर्मल, और इसके अंदर ही तेल भर देंगे, जो गाढ़ा सा तेल है, तो उसी पंप में ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी ना उसे फेंकने के लिए। तो ये वही कह रहा है कि प्योर वाटर से कम एफिशिएंट हो जाता है, स्ट्रिक्टली नेसेसरी इन क्लाइमेट वेयर फ्रीजिंग कैन बर्स्ट द कॉपर राइसर ट्यूब। लेकिन ये वहाँ पर स्ट्रिक्टली नेसेसरी हो जाएगा जहाँ पर जो है फ्रीजिंग की समस्या हो कॉपर राइसर ट्यूब में। इन अ फ्लैट प्लेट कलेक्टर द फिन एफिशिएंसी फैक्टर प्राइमरली अकाउंट्स फॉर, जो फिन एफिशिएंसी फैक्टर है वो प्राइमरली अकाउंट्स फॉर द टेम्परेचर ड्रॉप बिटवीन द एब्जॉर्बर सरफेस एंड द फ्लूइड ट्यूब्स। फिन एफिशिएंसी फैक्टर जो होता है प्राइमरली टेम्परेचर ड्रॉप बिटवीन द एब्जॉर्बर सरफेस एंड द फ्लूइड ट्यूब्स, सिंस हीट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम द प्लेट सरफेस टू द ट्यूब। बिल्कुल ठीक है। एक टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट, ठीक है। टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब होता है कि जैसे जैसे ये कोई दूरी चल रही है, डेल टी अपॉन डेल डी कह लो, डी का मतलब डिस्टेंस, दूरी, तो टेम्परेचर में बदलाव दूरी के अनुसार तापमान में बदलाव, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट, ठीक है। एफ मेजर्स हाउ इफेक्टिवली द प्लेट फिन डिलीवर्स हीट टू द ट्यूब, which heat loss coefficient is typically the largest in well insulated flat plate collector। तो कौन सा हीट लॉस कोफिशिएंट है वो लार्जेस्ट है वेल इंसुलेटेड फ्लैट प्लेट कलेक्टर में, वो है भैया टॉप लॉस कोफिशिएंट। टॉप लॉस कोफिशिएंट है जो कि लार्जेस्ट है। द सोलर कांस्टेंट GSC यूज्ड इन परफॉर्मेंस कैलकुलेशन इज अप्रॉक्सीमेटली 1367 वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और अगला है भैया ये 1367 तो है, 1.94 भी आपने पढ़ा होगा, कैलोरी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट में, ये भी सी की यूनिट है, ठीक है। 1.94 से लेकर के 1.95 तक, तो ध्यान रखना इसे भी। व्हाट हैपन्स टू द टॉप लॉस कोफिशिएंट एज द टिल्ट एंगल ऑफ द कलेक्टर इंक्रीज फ्रॉम 0 हॉरिजॉन्टल टू 90 डिग्री वर्टिकल। जो टिल्ट एंगल है वो 0 से लेकर के 90 डिग्री वर्टिकल हो जाए तो टॉप लॉस कोफिशिएंट का क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा स्लाइटली, ठीक है। एट द टिल्ट इंक्रीजेज नेचुरल कन्वेक्शन विल within the air gap between the absorber and the glass is slightly suppressed, marginally reduced UT। Transmittance of the glass cover depends on which two physical phenomena, तो वह भैया रिफ्लेक्शन और ऑब्जर्प्शन पर। एंड एनर्जी इज लॉस्ट बोथ व्हेन इट रिफ्लेक्ट्स ऑफ and the glass surface and when it absorbs by the glass material itself। Why are the riser tubes usually spaced at the specific interval 10 से 15 सेंटीमीटर। तो राइजर ट्यूब जो है टू बैलेंस द कॉस्ट ऑफ कॉपर अगेंस्ट द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द प्लेट। तो राइजर ट्यूब्स जो है वो यूजुअली स्पेस्ड बिटवीन इन स्पेसिफिक इंटरवल टू बैलेंस कॉस्ट ऑफ कॉपर अगेंस्ट द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द प्लेट। डस्टिंग एंड सॉइलिंग ऑफ द कलेक्टर कवर प्राइमरली अफेक्ट। देखो जब ये कलेक्टर कवर है इस पर धूल वूल जम जाएगी तो वो क्या करेगा, वो तो जो ट्रांसमिट जो कर रही है, मतलब अंदर की साइड जो रेडिएशन जा रही है वो ट्रांसमिट ही ना हो पाएगा अंदर, तो ट्रांसमिटेंस को अफेक्ट कर देगा, ठीक है। डायरेक्ट डर्ट ब्लॉक्स इनकमिंग लाइट डायरेक्टली रिड्यूसिंग द एनर्जी रीचिंग द absorber। द ट्रॉम्बे वॉल इज अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑफ अ फ्लैट प्लेट प्रिंसिपल यूज्ड फॉर पैसिव सोलर स्पेसिंग हीटिंग इन बिल्डिंग के अंदर पैसिव सोलर हीटिंग स्पेसिंग के लिए स्पेस के लिए जो है ट्रॉम्बे वॉल का इस्तेमाल करा जाएगा। इट यूजेज अ ग्लास कवर्ड थर्मल मास वॉल टू एब्जॉर्ब द सर्कुलेट हीट इनटू द रूम। ग्लास कवर्ड थर्मल मास वॉल which fluid is the best suited for high temperature flat plate application near 100 degree Celsius to avoid heat pressure।
तो ये सिंथेटिक ऑयल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है, दो एयर इज also used for space heating to avoid pressure leakage issues entirely. What is the typical thickness of a copper absorber plate? तो कॉपर एब्जॉर्बर प्लेट की टिपिकल थिकनेस जो होती है 0.2 से लेकर के 1 mm, 0. ये आंसर. Plates are kept thin to reduce thermal mass and cost while providing sufficient conductivity. ठीक है, अगला है भैया, if the solar irradiance IT doubles while TI minus TA remains constant, the collector efficiency will. जो सोलर इरेडियंस है वो डबल कर दिया जाए और TI माइनस TA जो है वो कांस्टेंट है, तो कलेक्टर एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाएगी. सोलर इरेडियंस को डबल कर दिया तो कलेक्टर एफिशिएंसी बढ़ जाएगी. लुकिंग एट द एफिशिएंसी इक्वेशन, IT is in the denominator of the loss term. Higher irradiance make the losses a smaller percentage of total energy. The effective transmittance absorber product tau alpha is usually slightly higher than tau times alpha due to multiple reflections. जो इफेक्टिव ट्रांसमिटेंस एब्जॉर्बटेंस प्रोडक्ट है, मतलब टाउ डॉट अल्फा, वो जो है यूजुअली स्लाइटली हायर देन tau times alpha due to multiple factor. Some radiation reflected by the absorber is reflected back again by the glass cover. ठीक है, giving the system a second chance to absorb it. अब बेटे सेकंड चांस मिल लिया सिस्टम को. इन विच रीजन ऑफ इंडिया वुड फ्लैट प्लेट कलेक्टर मस्ट बी इफेक्टिव ईयर अराउंड. पूरे साल भर भैया, जो वेस्टर्न राजस्थान होगा वहाँ पर. हाई डायरेक्ट एंड डिफ्यूज रेडिएशन विद लो क्लाउड कवर मैक्सिमम परफॉर्मेंस. द थर्मल कैपेसिटी ऑफ अ कलेक्टर अफेक्ट. जो हमारे पास एक कलेक्टर है उसकी थर्मल कैपेसिटी अफेक्ट्स इट्स ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स. इसका ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स को अफेक्ट करेगी. हाउ फास्ट इट हीट्स अप इन द मॉर्निंग. मतलब कि थर्मल कैपेसिटी क्या है, ये सुबह के समय कितनी फास्ट जो है हीट अप कर रहा है, इसके ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स कितना. ठीक है, तो हाई थर्मल कैपेसिटी हैवी मटेरियल कॉजेज अ टाइम लैग बिफोर द कलेक्टर स्टार्ट डिलीवरिंग यूजफुल हीट. एक हीट पाइप सोलर कलेक्टर है, इज अ वेरिएशन वेयर. हीट पाइप सोलर कलेक्टर है वो वेरिएशन वेयर द फ्लूइड अंडरगोज अ फेज चेंज. जब जो फ्लूइड है वो एक फेज चेंज से गुजरता है ना, इवेपोरेशन या कंडेंसर, मतलब या तो सॉलिड है तो लिक्विड बन जाए, लिक्विड है तो गैस बन जाए, या गैस है तो सॉलिड बन जाए या लिक्विड हो. इस तरीके के जब उसका कोई फेज चेंज होएगा, इवेपोरेशन या कंडेंसेशन टू ट्रांसफ़र हीट, तब जो हीट पाइप है सोलर कलेक्टर वो एक वेरिएशन हो जाता है उसमें. हीट पाइप्स यूज अ वैक्यूम सील्ड ट्यूब विद अ वोलेटाइल फ्लूइड टू ट्रांसफ़र हीट वेरी रैपिडली टू अ हेडर. अगला गैल्वेनिक कोरोजन इन सोलर सिस्टम अकर्स व्हेन. सोलर सिस्टम के अंदर गैल्वेनिक कोरोजन क्या है भाई, तो कब अकर होता है, जब टू डिसिमिलर मेटल लाइक कॉपर या एल्यूमिनियम आर इन कॉन्टैक्ट वाया एन इलेक्ट्रोलाइट. व्हेन व्हाट कॉजेज स्केलिंग इन द राइसर ट्यूब ऑफ अ सोलर कलेक्टर. तो वो है भाई स्केलिंग. क्या होता है, जो हमारा मान लो ट्यूब है, इसके अंदर से हम जो है भारी पानी हैवी वाटर ले जा रहे हैं. अब जो भी फ्लूइड हम ले जा रहे हैं उसके जो मिनरल होंगे वो इसके कोने पर कुछ चिपक जाएंगे, तो वही है स्केलिंग. तो स्केलिंग इन द राइजर ट्यूब ऑफ सोलर कलेक्टर, ये क्या है भैया, यूजेज हार्ड वाटर कंटेनिंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट. मिनरल डिपॉजिट कैन ब्लॉक ट्यूब एंड रिड्यूस हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी. द टिल्ट फैक्टर आर बी इज द रेशो ऑफ. जो टिल्ट फैक्टर होता है आर बी, वो किसका रेशो, बीम रेडिएशन ऑन अ टिल्टेड सरफेस दैट ऑफ हॉरिजॉन्टल सरफेस. जो बीम रेडिएशन आ रहा है टिल्टेड सरफेस पर टू दैट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस. हॉरिजॉन्टल सरफेस पर कितना आएगा और टिल्टेड सरफेस पर कितना आएगा बीम रेडिएशन, ये उनका रेशो है. इट इज़ यूज टू कैलकुलेट हाउ मच मोर और लेस सन अ टिल्ट कलेक्टर रिसीव कंपेयर टू द ग्राउंड. इवैक्यूएटिंग द स्पेस बिटवीन द एब्जॉर्बर. जो इवैक्यूएटिंग स्पेस बिटवीन द एब्जॉर्बर एंड द ग्लास कवर एज इन इवैक्यूएटेड ट्यूब प्राइमरली एलिमिनेट्स. मतलब क्या रिया है, जो एब्जॉर्बर है और जो ग्लास कवर है उसके बीच में इवैक्यूएट कर देने से वो क्या एलिमिनेट कर देगा, वो भैया कंडक्शन लॉस को एलिमिनेट कर देता होगा. कन्वेक्टिव एंड कंडक्टिव हीट लॉस, हाँ ये रहा थ्रो एयर. एक वैक्यूम एलिमिनेट द मीडियम नीडेड फॉर कंडक्शन एंड कन्वेक्टिव.
मतलब क्या कह रहा है, जो कंडक्शन लॉस हमारा कंडक्शन के थ्रू जो हीट ट्रांसफ़र है और जो कन्वेक्शन के थ्रू है, उन दोनों में हमें किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत पड़ेगी, मीडियम की। तो जो पार्टिकल, तो हमने क्या वैक्यूम क्रिएट कर दिया, तो बीच में कोई मीडियम ही ना, तो हीट ट्रांसफ़र ही ना होने की है। वाई इज अ प्रेशर रिलीफ वॉल्व इसेंशियल इन एन एक्टिव फ्लैट प्लेट सिस्टम। एक प्रेशर रिलीज वॉल्व है, इसेंशियल है एक एक्टिव फ्लैट प्लेट सिस्टम में। क्यों? टू प्रिवेंट द टैंक पाइप्स फ्रॉम बर्स्टिंग ड्यूरिंग स्टैग्नेशन कंडीशन। तो प्रेशर रिलीफ वॉल्व की ज़रूरत पड़ती है स्टैग्नेशन कंडीशन के वक्त, जो पाइप है उसको बर्स्टिंग मतलब ख़राब होने में, मतलब उसको प्रोटेक्शन करने के लिए। ठीक है, इसमें क्या है, जब कोई फ्लूइड फ्लो ही नहीं हो रहा है, तो इफ द पंप फेल्स ऑन अ सनी डे द वाटर कैन टर्न्स टू स्टीम क्रिएटिंग इमर्स प्रेशर। अगला है भैया, चलिए ज्योमेट्री। ऑप्टिमल टिल्ट यू क्या कह रही है, यूजुअली इक्वल टू द लैटिट्यूड ऑफ द लोकेशन ऑफ द ईयर अराउंड परफॉर्मेंस। ठीक है, ऑप्टिमल टिल्ट कितना टिल्ट एंगल चाहिए, ये बता रहा है कि लैटिट्यूड के बराबर लेते हैं लगभग यूजुअली। ओरिएंटेशन फेसिंग साउथ इन द नदर्न हेमिस्फीयर, इंडिया के अंदर। डिक्लाइनेशन एंगल -23.5 से +23। आर एंगल जो है 15 मतलब 1 घंटे में 15 डिग्री, ये आर एंगल है 15 डिग्री पर आर और सोलर नून, फ्रॉम द सोलर नून, मतलब कि 12 बजे से 12 PM। ठीक है, आ जाओ भाई। टेस्टिंग स्टैंडर्ड एशरे एशरे 93। द स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग कलेक्टर परफॉर्मेंस। टाइम कांस्टेंट 63.2% जो है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कलेक्टर टू रीच 63.2% ऑफ इट्स स्टेडी स्टेट टेम्परेचर। इंसिडेंस एंगल मॉडिफायर अकाउंट फॉर द ड्रॉप इन परफॉर्मेंस when the sun is not perpendicular to the glass. डायरेक्ट सिस्टम, द वाटर बीइंग यूज्ड फ्लो थ्रू द कलेक्टर। जो वाटर है वही कलेक्टर के थ्रू यूज करा जा रहा है फ्लो में। इनडायरेक्ट सिस्टम में हीट एक्सचेंजर लगा दिया, इज यूज प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्रीजिंग या स्केलिंग। ड्रेन बैक सिस्टम, फ्लूइड ड्रेन्स इनटू अ टैंक व्हेन द पंप स्टॉप्स टू प्रिवेंट फ्रीजिंग ओवर हीटिंग। फ्लो रेट की बात करें तो यूजुअली 0.01 से लेकर के 0.02 किलोग्राम पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर ऑफ कलेक्टर। ठीक है, एमिटेंस ऑफ ब्लैक क्रोम, जो ब्लैक क्रोम है उसका एमिटेंस कितना होता है, ब्लैक क्रोम की ऊपर से वो कराई जाती है ना ग्लेजिंग के ऊपर, मतलब कोटिंग टाइप की, तो ये लगभग 0.10 होता है इसका एमिटेंस। एब्जॉर्बटेंस ऑफ ब्लैक पेंट, काले पेंट का एब्जॉर्बटेंस 0.95 होता है। द ट्रांसमिटेंस ऑफ आयरन फ्री ग्लास, ट्रांसमिटेंस ऑफ आयरन फ्री ग्लास है लगभग 0.88 से 0.92। सेलेक्टिविटी सरफेस रेशो, सेलेक्टिविटी हाई अल्फा एप्सिलॉन रेशो इज द गोल। मतलब सेलेक्टिविटी सरफेस रेशो क्या है, अल्फा एप्सिलॉन रेशो हाई होना चाहिए। ठीक है, अल्फा एब्जॉर्प्शन को क्या करें, एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होना चाहिए, और ये एमिशन है, एप्सिलॉन मतलब एमिशन, ये कम होना चाहिए। सोलर फ्रैक्शन की बात करेंगे, अरे यार हाथ में दर्द हो गया। सोलर फ्रैक्शन की बात करेंगे तो सोलर फ्रैक्शन जो है द परसेंटेज ऑफ टोटल लोड मेट बाय द सोलर एनर्जी। पेबैक पीरियड टिपिकली 3 से 7 साल होता है कॉमर्शियल FPC सिस्टम के लिए। LCO लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ एनर्जी, हाउ सोलर थर्मल कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक हीट। CO2 मिटिगेशन, एवरी 100 लीटर SWS सोलर वाटर हीटर कैन प्रिवेंट लगभग 1.5 टन ऑफ CO2 पर ईयर। मतलब कि 100 लीटर का सोलर वाटर हीटर जो है वो 1.5 टन CO2 को के बराबर है, मतलब जितने उतना 1.5 टन CO2 निकलने से बचा सकता है। ठीक है, टू कलेक्ट द मैक्सिमम सोलर एनर्जी ईयर अराउंड इन इंडिया, एक फ्लैट प्लेट कलेक्टर शुड आइडियली बी टिल्टेड एट अ एंगल ऑफ, तो लैटिट्यूड ऑफ द लोकेशन। फॉर सीजनल ऑप्टिमाइजेशन वन माइट यूज लैटिट्यूड +15 डिग्री विंटर के लिए और लैटिट्यूड -15 डिग्री समर के लिए। गर्मियों में तो -15 डिग्री और जाड़ों में जो है +15 डिग्री। बट लैटिट्यूड इज द ईयर अराउंड स्टैंडर्ड। इन द नॉर्दर्न हेमस्फेयर विच डायरेक्शन शुड अ फिक्स प्लेट, नॉर्दर्न है तो साउथ की माई को करेगा सी, ट्रू साउथ। Facing true south maximize exposure to the sun as it traverses the southern sky. The angle between the sun rays and the north south vertical plane is known as, जो सन रेज है और नॉर्थ साउथ वर्टिकल प्लेन के बीच का एंगल सोलर एजमुथ एंगल कहलाया है। ठीक है, अगला है
ये जो सोलर एजिमुथ एंगल है, दिस डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल पोजीशनिंग ऑफ द सन। अगला है भैया, एट सोलर नून द आर एंगल एच इज एग्जैक्टली, सोलर नून पर तो 0 डिग्री होना चाहिए, 0 डिग्री, ठीक है। ईच आर अवे फ्रॉम द सोलर नून रिप्रेजेंट 15 डिग्री ऑन ऑफ लॉन्गिट्यूड। द डिक्लाइनेशन एंगल डेल्टा रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू प्लस 23.5 डिग्री ऑन विच डेट। जो डिक्लाइनेशन एंगल है ना डेल्टा, वो प्लस 23.5 डिग्री कौन सी डेट को पहुंचेगा भैया, वो पहुंचेगा 21 जून को, प्लस वाला 21 जून को, ठीक है। दिस मार्क द सन नॉर्दर्न मोस्ट पोजिशन। ये क्या करता है, जो सूरज है उसकी नॉर्दर्न मोस्ट पोजिशन को मार्क कर रहा है, ठीक है। अरे अभी तो क्वेश्चन 45, क्वेश्चन 41 आ गया, 41 से, अच्छा दोबारा रिपीट हो गया होगा। To collect the maximum solar energy year around in India, flat plate collector adhere till ये तो वही रिपीट हो रहे हैं, लैटीट्यूड के बराबर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है ट्रू साउथ होना चाहिए। और जो सोलर एजिमुथ एंगल है वो क्या होता है, इज डिफाइंड एज द एंगुलर डेविएशन फ्रॉम साउथ टूवर्ड द ईस्ट और वेस्ट, साउथ से लेकर के ईस्ट या वेस्ट की माई को जो वो इन सोलर जियोमेट्री एजिमुथ इज मेजर्ड इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन टिपिकली यूजिंग साउथ एज अ 0 डिग्री रेफरेंस पॉइंट। साउथ में को रेफरेंस लेकर हैं। सोलर नून आर एंगल जो होता है एग्जैक्टली 0 डिग्री होता है, ठीक है। द डिक्लाइनेशन एंगल डेल्टा रीचेज मिनिमम वैल्यू माइनस 23.5 डिग्री ऑन विच डेट, तो वो होता है भैया 21 दिसंबर को। और प्लस 23.5 डिग्री कब होता है, वो होता है 21 जून को, इसमें 21 जून को, ठीक है। दिस इज विंटर सोलिस्टाइस व्हेन द सन इज इट्स साउथर्न मोस्ट पॉइंट रिलेटिव टू द सेलेस्टियल इक्वेटर, जब ये साउथर्न मोस्ट पॉइंट पर होता है, ठीक है। द एंगल बिटवीन द सनरेज एंड द वर्टिकल परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज कॉल्ड सनरेज एंड वर्टिकल, तो ये तो जीनत एंगल होता है भैया, जीनत एंगल, सनरेज एंड वर्टिकल, ठीक है। तो जीनत एंगल एंड द सोलर एल्टीट्यूड एंगल अल्फा आर कम्प्लीटली, तो देखो ये जो होता है वर्टिकल और ये सूरज की किरण, ये तो हो गया जीनत एंगल, और हॉरिजॉन्टल और सूरज की किरण ये हो गया एल्टीट्यूड एंगल, तो टोटल 90 डिग्री हो गया, ठीक है। विच मैथमेटिकल फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द डिक्लाइनेशन एंगल डेल्टा फॉर एनी डे ऑफ द ईयर, तो कौन सा मैथमेटिकल फार्मूला है जो कि डिक्लाइनेशन एंगल के लिए होता है, वो है डेल इक्वल टू 23.5 डिग्री साइन 360/365 284 प्लस एन। ये है भैया कैलकुलेट द डिक्लाइनेशन एंगल के लिए, ठीक है। डेल को फाइंड आउट करने के लिए 23.5 है, साइन 360/365 है, और 285 प्लस एन है। मच्छर काटने लगे भाई। दिस स्टैंडर्ड फार्मूला अलाउज इंजीनियर टू कैलकुलेट द सोलर पोजिशनिंग बेस्ड ऑन द डे नंबर एन इज इक्वल टू 1 फॉर जनवरी 1। कितने दिन हो गए इसको, एन नंबर ऑफ डेज को बता रहे हैं कितने दिन हो गए 1 जनवरी से। व्हाट इज द सोलर कांस्टेंट वैल्यू टिपिकली 1367 वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम दूसरी यूनिट में देखें 1.94 से लेकर के 1.95 कैलोरी प्रति क्या था यार, अभी तो बताया था, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट, यही था शायद, है ना। देख लेना, ऊपर बता रखा है, इससे पिछली वीडियो में बता रखा है, यही है, ठीक है। चलो अगला है द एयर मास इज व्हेन द सन इज, बिल्कुल ओवरहेड होएगा, डायरेक्टली ओवरहेड एट द जीनत पे, ठीक है। एयर मास क्या होता है भैया, एयर मास 1/cos जेड होता है, जेड जो है जीनत एंगल, ये मैंने बता रखे हैं, कई बार बता रखा है पिछले वीडियो में। तो cos जेड, जेड है जीनत एंगल, और जेड की जो वैल्यू है वो ये कह रहा है कि एयर मास 1, एयर मास 1 का मतलब है 1 इज इक्वल टू 1/cos जेड, तो cos जेड इज इक्वल टू 1, तो जेड क्या हो गया 0 डिग्री, और 0 डिग्री कब होगा, जेड जीनत एंगल 0 डिग्री, जब ये सूरज की किरण वर्टिकल के बीच का एंगल होता है, जब ये दोनों एक वो बिल्कुल सिर पे ही रख जाएगा सूरज, तो एंगल 0 डिग्री हो गया, तो यह डायरेक्टली ओवरहेड, ठीक है। एयर मास रिप्रेजेंट द पाथ लेंथ दैट लाइट टेक्स थ्रू द एटमॉस्फेयर एट द हॉरिजॉन। एयर मास इज मच हायर, एयर मास लगभग 38 होना चाहिए। देखो स्टैंडर्ड एयर मास जो होता है वो एयर मास 1.5 होता है, ठीक है। और ए 1.5 पर जो जीनत एंगल होता है 48.2 डिग्री होता है, स्टैंडर्ड जीनत एंगल। व्हाट इज द स्टैंडर्ड एयर मास वैल्यू 1.5 ये रहा, ठीक है। टिपिकल
द इक्वेशन ऑफ टाइम इज यूज टू करेक्ट फोर। तो ये भैया द डिफरेंस बिटवीन द लोकल अपेरेंट टाइम सोलर टाइम एंड द लोकल स्टैंडर्ड टाइम। जो इक्वेशन टाइम ऑफ टाइम होती है वो डिफरेंस बिटवीन जो लोकल अपेरेंट टाइम है उसके और लोकल स्टैंडर्ड टाइम है उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको करेक्ट करने के लिए। द करेक्शन इज नेसेसरी बिकॉज अर्थ की ऑर्बिट इज इलेप्टिकल एंड इज एक्सिस इज टिल्टेड। ग्लोबल सोलर रेडिएशन हॉरिजॉन्टल सरफेस इज द सम ऑफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर जो ग्लोबल सोलर ये डायरेक्ट और डिफ्यूजन दोनों का सम होता है। बीम रेडिएशन है मतलब डायरेक्ट बीम रेडिएशन है डिफ्यूजन इन दोनों का होता है और इसको मापने के लिए पायरोनोमीटर का इस्तेमाल करा जाता है। आई जी इज इक्वल टू आई बी प्लस आई डी। फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स आर इफेक्टिव बिकॉज दे कलेक्ट बोथ दे कैप्चर बोथ मतलब एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड स्पेसिफिकली टू मेजर बीम रेडिएशन। बी डायरेक्ट के लिए हेलियोमीटर होता है। ठीक है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है थीटा फॉर अ कलेक्टर इज द एंगल बिटवीन, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात कर रहा है तो ये क्या है सनरेज एंड द नॉर्मल के बीच का एंगल है। सनरेज ये रही, ठीक है, और नॉर्मल ये। अब देखो ये सूरज की किरण है और ये नॉर्मल हो गया और ये वर्टिकल भी है तो ये अगर हम इसे नॉर्मल कहें तो ये तो हो गया ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। और अगर ये सूरज की किरण है और अगर हम इसे वर्टिकल कहेंगे तो ये हो गया हमारा वर्टिकल, ये हो गया हमारा जेड जीनत एंगल। अब अंतर क्या है दोनों में? अंतर ये है कि ये तो फिक्स रहेगा लेकिन ये पृथ्वी की पोजीशन के अनुसार जो नॉर्मल है वो बदलता रहेगा। पृथ्वी कहाँ घूम रही है तो ये यहाँ ये हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा, इस तरीके से मतलब ये घूमता रहेगा, इसकी पोजीशन बदलती रहेगी। ठीक है, तो ये निर्भर करता है टिल्ट पर। दिस इज द मोस्ट important एंगल फॉर डिटरमाइनिंग हाउ मच एनर्जी इज एक्चुअली absorbed by the plate on the spring and autumn equinox। जो स्प्रिंग और ऑटम इक्विनॉक्स है द डिक्लाइनेशन एंगल डेल्टा क्या होता है 0 डिग्री होता है। ऑन दीज 2 days द सन क्रॉसेज द सेलेस्टियल इक्वेटर्स। तो ऑटम स्प्रिंग और ऑटम इक्विनॉक्स में जो डिक्लाइनेशन एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। ठीक है। व्हाट हैपन्स टू द एफिशिएंसी ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर ऑफ द विंड स्पीड ओवर द ग्लास कवर इंक्रीज। तो क्या होगा, एफिशिएंसी घट जाएगी फ्लैट प्लेट कलेक्टर की विंड स्पीड ओवर द ग्लास कवर। यदि जो है विंड की स्पीड ग्लास के ऊपर से बढ़ने लग जाएगी तो जो हीट है हीट का लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो एफिशिएंसी घट जाएगी। अगला देखो, अच्छा देखो ये जो है ना डिक्लाइनेशन एंगल, तो डिक्लाइनेशन एंगल का भी फॉर्मूला भी पढ़ा हमने ऊपर। क्या होता है 23.45 साइन 360/365 और 284 माइनस का एन। या एन क्या है, एन नंबर ऑफ डेज है 1 जनवरी से, मतलब 1 जनवरी को एन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, 2 जनवरी को 2 हो जाएगा, तो ये जैसे बढ़ते रहेंगे। ठीक है। ये कह रहा है हायर विंड स्पीड इंक्रीज द कन्वेक्टिव हीट लॉस कॉफिशिएंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द ग्लेजिंग रेजिंग। ठीक है। अगला है भैया द इंसिडेंस एंगल मॉडिफायर आई ए एम अकाउंट फॉर द फैक्ट दैट IAM accounts for the fact that transmittance of the glass decreases as the angle of incidence increases। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता रहेगा वैसे वैसे ग्लास की जो ट्रांसमिटेंसी है वो घटती रहेगी। देखो ये हमारा कोई ग्लास है, इसमें कोई किरण ऐसे कोई सीधी किरण आ रही है, सीधी सीधी चली जाएगी। अब मान लो ये गिलास इस तरीके से टेढ़ा रख दिया और ये सीधी किरण यहाँ से दे रहे हैं, तो मार के देखना आप सीधी कम जाएगी, इंगे को ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो क्या होएगा कि इंसिडेंस एंगल बढ़ने से जो है ट्रांसमिटेंस वो घट गया। ठीक है। एज द सन मूव्स अवे फ्रॉम द परपेंडिकुलर मोर लाइट इज रिफ्लेक्टेड ऑफ द ग्लास रादर देन द ट्रांसमिटेड। ठीक है। ये और इसमें क्या है, ग्लास तो सीधा रखा है, सीधी किरणें आ रही हैं। अब जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो सूर्य की किरणें टेढ़ी हो जाएंगी, तो वही बात है टेढ़ी होंगी तो ट्रांसमिटेंस कम हो जाएगा, रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द टाइम कांस्टेंट ऑफ अ सोलर कलेक्टर। सोलर कलेक्टर है जब 63.22 डिग्री 2% टेम्परेचर पर पहुंच जाएगा। बी द टाइम रिक्वायर्ड टू फ्लूड टू रीच 63.2% ऑफ इट्स स्टेडी स्टेट टेम्परेचर आफ्टर अ चेंज इन इरेडियंस। ठीक है। अगला है इन द एफिशिएंसी इक्वेशन ईटा इज इक्वल टू एफ आर टी टाउ डॉट अल्फा एफ आर यू एल टी। ये वही इक्वेशन है, ईटा इज इक्वल टू एफ आर बाहर था और टाउ डॉट अल्फा अंदर था, माइनस यू एल था, टी आई माइनस टी ए अपॉन आई टी था। ठीक है।
तो इफ़ द कलेक्टर इज़ अनग्लेज्ड, जो कलेक्टर है वो अनग्लेज्ड है, मतलब उस पर कोई ग्लास ही नहीं है, तो कौन सा जो है टर्म मोस्ट अफेक्ट होएगा, वो होएगा ए, ऑप्टिकल एफिशिएंसी। ऑप्टिकल एफिशिएंसी ज़्यादा क्यों, क्योंकि यही तो है एब्जॉर्प्शन और एमिशन वगैरह ये सब चीज़ें। एमिशन को एप्सिलॉन से डिनोट करें, एफ एल्फा एब्जॉर्बटेंस हो गया। तो अगर ग्लेज ही ना है तो एब्जॉर्बटेंस वगैरह क्या होएगा भाई, एब्जॉर्प्शन के लिए तो इसके ग्लेज मतलब कवर जो चढ़ाते हैं फिर उसके ऊपर कोटिंग करे करें, वो ही नहीं होएगा। तो अनग्लेज्ड कलेक्टर लाइक दोज फॉर स्विमिंग पूल्स हैव हाई ऑप्टिकल एफिशिएंसी बट लॉस हीट वेरी रैपिडली टू द विंड। मतलब क्या कह रहा है कि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा, तो भैया जितनी जल्दी वो एब्जॉर्ब करेंगे उतनी जल्दी वो उस हीट को लॉस भी तो कर देंगे। द बॉन्ड कंडक्टेंस रेफर्स टू द हीट ट्रांसफ़र एफिशिएंसी बिटवीन, जो बॉन्ड कंडक्टेंस है रेफर, वो हीट ट्रांसफ़र एफिशिएंसी बिटवीन एब्जॉर्बर प्लेट एंड द राइसर ट्यूब। तो बॉन्ड कंडक्टेंस है वो हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी बिटवीन द एब्जॉर्बर प्लेट एंड द राइसर ट्यूब। इफ द ट्यूब्स आर नॉट प्रॉपरली welded or bonded to the plate, the bond conductance is low, leading to poor efficiency. In an active solar heating system, the movement of the heat transfer fluid is managed by, कोई एक्टिव सोलर हीटिंग सिस्टम है उसमें जो मूवमेंट है हीट ट्रांसफ़र का फ्लूइड का, वो किससे मैनेज होता है, वो है भैया एक मैकेनिकल पंप ऑफ फैन, पंखा लगा देंगे उससे मैनेज करेंगे। एक्टिव का मतलब है कि एक्टिव सोलर हीटिंग सिस्टम में कोई एक्सटर्नल सोर्स हमें लगा दिया। अनलाइक पैसिव, पैसिव का मतलब है नेचुरली और एक्टिव का मतलब है जिसमें एक्सटर्नल सोर्स लगा दिया। तो अनलाइक पैसिव मतलब कि थर्मोसाइफोन सिस्टम, एक्टिव सिस्टम यूज एक्सटर्नल पावर टू मूव द फ्लूइड अलाउिंग फॉर मोर प्रिसाइज कंट्रोल एंड लार्ज डिस्टेंस बिटवीन द कलेक्टर एंड द tank. What is the primarily advantage of using a heat exchanger in direct system in a solar water heater? तो प्राइमरी एडवांटेज क्या है भाई इसका, इट अलाउज द यूज ऑफ एंटी फ्रीज एंड प्रिवेंट मिनरल स्केलिंग इन द कलेक्टर ट्यूब्स। एंटी फ्रीज को अलाउ करता है और प्रिवेंट मिनरल स्केलिंग इन द कलेक्टर ट्यूब्स। मिनरल स्केलिंग क्या होता है, अभी कई बार बता चुके हैं, जो पाइप है कलेक्टर ट्यूब है उसके अंदर जो हमने फ्लूइड करा है उसके मिनरल्स इसकी दीवारों पर चिपक जाए करें, तो ये उसको प्रिवेंट करेगा, ठीक है, हीट एक्सचेंजर। बाई कीपिंग द कलेक्टर फ्लूइड सेपरेट फ्रॉम द डोमेस्टिक वाटर यू प्रोटेक्ट द हाई कॉस्ट कॉपर ट्यूब फ्रॉम कोरोसिव और हार्डनेस। थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन इन अ स्टोरेज टैंक इज बेस्ट मेंटेन्ड बाई, जो थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन है स्टोरेज टैंक के अंदर वो बेस्ट मेंटेन किसके द्वारा, इंट्रोड्यूसिंग कोल्ड वाटर एट द बॉटम एंड एक्सट्रैक्टिंग हॉट वाटर फ्रॉम द टॉप। तो स्ट्रैटिफिकेशन कीप्स हॉटेस्ट वाटर अवेलेबल फॉर द यूज, ensuring the collector receive the coldest water, maximize the IT minus UL delta T efficiency balance. Cold water at the bottom, extracting hot water from the top. सोलर फ्रैक्शन की बात करें, सोलर फ्रैक्शन ऑफ द सिस्टम इज टिपिकली लोअर इन विंटर बिकॉज, तो विंटर में द एम्बिएंट टेम्परेचर जो होता है ना सर्दियों के अंदर वो लो हो जाता है एंड सोलर रेडियंस जो है वो कम हो जाता है, जो सूरज का किरणें हैं रेडियंस जो आ रही है। हायर हीट लॉस ड्यू टू लोअर टाउ ए एंड शॉर्टर डे लेंथ रिड्यूसेस द परसेंटेज ऑफ द टोटल लोड द सन प्रोवाइड। Which of the following is a sensible heat storage medium commonly used with flat plate collectors? तो कौन सा है भैया फॉलोइंग सेंसिबल हीट स्टोरेज मीडियम, तो वो है भैया वाटर। तो वाटर है, वाटर इज़ द मोस्ट कॉमन सेंसिबल हीट स्टोरेज मीडियम ड्यू टू इट्स हाई स्पेसिफिक heat capacity and low cost. Paraffin is a latent heat phase change material. For a flat plate collector system, the collector loop usually contains a check valve to prevent. जो फ्लैट प्लेट कलेक्टर सिस्टम है, जो कलेक्टर लूप यूजुअली कंटेन्स अ चेक वाल्व टू प्रिवेंट रिवर्स थर्मोसाइफोन्स एट नाइट। थर्मोसाइफोन क्या है भैया, नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है। तो ये दोनों माई को होगा, मतलब बाई डायरेक्शनल सोच लो एक तरह से। मान लो ये कोई पाइप है, ठीक है, इस पाइप में पानी का फ्लो इंगे से इंगे को हो रहा है, ठीक है, तो इधर से इधर को हो रहा, तो भाई इधर से इंगे की माई को भी हो सके, तो हमें लेकिन चाहिए ए से बी की माई को, बी से ए की माई को ना होवे, इसे रोकने के लिए हम क्या करेंगे, एक वॉल्व लगा देंगे कि जब पानी इंगे को जा रही है तब तो ये वॉल्व खुला है, लेकिन पीछे को आ रही है तो ये वॉल्व बंद हो गया, ठीक है। तो वो ये गले चेक वॉल्व क्या करता है, वो रिवर्स फ्लो को जो है रोकता है, ठीक है। इन लार्ज स्केल इंस्टॉलेशन फ्लैट प्लेट कलेक्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल primarily to
reduce the overall pressure drop across the system. Parallel connection ensure the pump does not have to push fluid through a single extremely long path which would require much more electricity. ठीक है. The pumping power required for an active system should ideally be what percentage of the collected solar energy. तो वो होती है भैया लेस देन 2 से 5%. जो पंपिंग पावर है एक एक्टिव सिस्टम के लिए आइडियली भी वॉट परसेंटेज ऑफ कलेक्टर सोलर 2 से 5%. इफ द पंप कंज्यूम्स टू मच एनर्जी द नेट एनर्जी गेन ऑफ द सोलर सिस्टम बिकम्स नेग्लिजिबल और नेगेटिव. एक डिफरेंशियल टेम्परेचर कंट्रोलर टर्न्स द पंप ऑन ओनली व्हेन. जो डिफरेंशियल टेम्परेचर कंट्रोलर है वो पंप को ऑन कब करेगा, वो जब ही करेगा जब वहाँ पर एक टेम्परेचर डिफरेंस होएगा. डिफरेंशियल टेम्परेचर कंट्रोलर मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, यू इसका नाम खुद ही बता रही है. तो जो कलेक्टर टेम्परेचर होएगा वो स्टोरेज टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाएगा बाई ए स्पेसिफिक मार्जिन 5 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. तब क्या होएगा, यू जो पंप है ये ऑन हो जाएगा. This ensure that the system only operate when there is a net positive heat gain to be added to the tank. What is the typical flow rate of a liquid based flow plate collector? Liquid based flat plate collector system to achieve optimal FR heat removal factor. तो टिपिकल फ्लो रेट कितना है भैया, वो है 0.01 से लेकर 0.02 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर ऑफ द कलेक्टर एरिया. ये टिपिकल फ्लो रेट है लिक्विड बेस्ड फ्लैट प्लेट कलेक्टर का टू अचीव ऑप्टिमल हीट फ्लो रिमूवल फैक्टर. तो दिस फ्लो रेट बैलेंसेस द नीड टू एक्सट्रैक्ट हीट एफिशिएंटली विदाउट क्रिएटिंग एक्सेसिव प्रेशर ड्रॉप्स और कूलिंग द लिक्विड और कूलिंग द फ्लूइड टू मच. तो 0.1 से लेकर के 0.02 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर. तो चलिए बाकी आगे का इससे अगली वीडियो में बताते हैं. जय हिंद, धन्यवाद.